अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर डेफिनेशन इसकी पढ़ें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या और इसका क्या काम है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी चेन. It consists of series of highly organized oxidation reduction enzymes during the electron transport chain, which is also known as ETC. Terminal oxidation of NADH plus H positive and FADH2 occurs to produce ATP with help of proton gradient, where as it is ETC, oxygen is final hydrogen acceptor. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर हम बात करें तो इसका काम रहता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास क्या है, बेसिकली बहुत सारे प्रोटीन्स हैं इसके पास। एक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके पास बहुत सारे प्रोटीन हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है और उन प्रोटीन्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता रहता है और एनर्जी रिलीज करता रहता है। ठीक है, और एनर्जी जब रिलीज होगी तो वो किस फॉर्म में रिलीज होगी, आपकी एटीपी। आप सबको पता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सेल के अंदर क्या है, एटीपी है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही एनर्जी है जो हमारा शरीर या हमारे सेल्स यूटिलाइज करते हैं। द ETC इज रेगुलेटेड इनसाइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ रेगुलेट होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि क्या है, चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स हैं बेसिकली। ठीक है, जो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। ठीक है, तो वहां पे प्रोटीन रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता रहता है आपका। ठीक है, और इसके पास क्या है, बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है और एनर्जी रिलीज करता रहता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स को पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। 4 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 1, इट कंसिस्ट ऑफ FMN। FMN क्या है, बेसिकली ये फ्लेविल मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये एक प्रोटीन है बेसिकली, सब प्रोटीन। और इसके पास और क्या क्या है, NADH प्लस H पॉजिटिव डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स रहता है इसके पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें तो इसके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इन प्रोटीन्स के पास बेसिकली एंजाइम कॉम्प्लेक्स रहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास क्या है, साइटोक्रोम B2C1 कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या है, साइटोक्रोम A3 और कॉपर पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो हर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के पास कुछ ना कुछ स्मॉल सब यूनिट पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, सब यूनिट प्रोटीन्स बोलेंगे। ठीक है, इनको जो हेल्प करते हैं आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि एनर्जी जनरेट हो जाए। लास्ट कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट नहीं रहता है, ये अलग से पार्ट रहता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ETS। here oxidative phosphorylation occur with help of enzyme ATP synthase। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ, ADP से ATP बनना। ठीक है, ADP प्लस फॉस्फेट क्या बनाएंगे, आपका ATP। ओके, तो इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, it is the metabolic pathway in which cell use enzymes to oxidize nutrients, thereby releasing the chemical energy stored within the nutrients in order to produce adenosine triphosphate। ओके, तो क्या है, हम सब सारे केमिकल एनर्जी तो यूटिलाइज कर रहे हैं जिसमें H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और क्या जनरेट हो रहा है, ATP। ठीक है, इन यूकैरियोट्स दिस टेक प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूकैरियोट्स में कौन आते हैं, हम ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स आते हैं। तो इसमें क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है, तभी तो बोला जाता है इसको पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वो ATP बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो चलिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि होता क्या है इसमें। ये बेसिकली आप देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये जो ग्रीन स्पेस जो दिखाया गया है ये बेसिकली ये क्या है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। क्या है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और ये जो व्हाइट लाइन से दिखाया गया है, ये जो व्हाइट लाइन है ऐसे करके बनाई गई है, ये क्या है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो स्पेस है इसके और इसके बीच का, ये ग्रीन में जो दिखाया गया है ये है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और ये लास्ट वाला आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये सब क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ये आपका पूरा सेल है, ठीक है। आप सबको पता है, आपने पहले सबने पढ़ा है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में आप सबने पता था कि यहाँ पे क्या है FADH2 और NADH निकलते थे, पता है ना। क्रैब साइकिल से आप सबने पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि FADH उसमें होता क्या, क्रैब साइकिल में FADH2 है और NADH प्लस H पॉजिटिव वहां से निकलेंगे, ठीक है। तो यही जो क्या है ये निकलते हैं वहां से। और ये रेड डॉट्स जो दिखाए गए हैं यही तो वो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4, ठीक है। अब आपको पता है FADH2 के पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन किस तरीके से इन सब कॉम्प्लेक्स में होती है, वही क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और इसको बोला जाता है ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ। और इंडिविजुअली देखा जाए 1 2 3 4, ये फिर ये चेन बन गई पूरी, ठीक है। इन्हीं में सर्कुलेट होंगे आपके इलेक्ट्रॉन। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डायग्रामेटिकली हुआ क्या है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि NADH और NAD पॉजिटिव, ठीक है। ये है आपके पास, ये कहाँ से आए आपके पास, ये आए क्रैब साइकिल से। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये क्रैब साइकिल से आए NADH H पॉजिटिव और FADH2, ठीक है। चलिए ये देखिए ये क्रैब साइकिल से यहाँ पे आए। अब ये NADH और H पॉजिटिव जब क्रैब साइकिल से आया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD पॉजिटिव में, ठीक है। NADH प्लस H पॉजिटिव NAD में कन्वर्ट हो गया। बदले में क्या हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करने लगा। इनके पास क्या थे बेसिकली, इसके पास क्या है NADH प्लस H पॉजिटिव के पास है क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी पड़ा है और हाइड्रोजन भी पड़ा है। अब इसने क्या किया, जैसे ही NADH H पॉजिटिव NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तब क्या हुआ आपका इलेक्ट्रॉन चलने लग गया और जो H पॉजिटिव था वो बाहर चला गया। बाहर कहाँ चला गया, ये देखिए ये यहाँ चला गया। ये जो ग्रीन स्पेस है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यहाँ चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो यहाँ चला गया, ठीक है। मगर जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो अब ऐसे 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 करके घूमता रहेगा इन कम्प्लेक्स में। ये कम्प्लेक्स 1 है, ये कम्प्लेक्स 2 है, ये कम्प्लेक्स 3 है, ये कम्प्लेक्स 4 है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये कम्प्लेक्स 1 है, ये कम्प्लेक्स 2 है, ठीक है, ये कम्प्लेक्स 3 है और ये कम्प्लेक्स 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, NADH प्लस H पॉजिटिव NAD में टूटा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, FMN के पास गया, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास गया। अब उसके बाद क्या हुआ, H पॉजिटिव ये निकल गए बाहर, ठीक है। आपको शुरू में बताया था मैंने NADH प्लस H पॉजिटिव के पास क्या है, एक तो H पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ सर्कुलेट करता रहेगा और H पॉजिटिव बाहर निकलते रहेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है। अब ये देखिए FMN के पास आने के बाद अब FM ने इसको ट्रांसफर कर दिया Q के पास, ठीक है। Q क्या है आपका यूबिक्विनोन, ये सब प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब Q के पास चला गया ये टू, जो इलेक्ट्रॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन Q के पास चले गए। अब क्या है, आप सबको पता है FADH2 के बारे में पता है ना, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स था ये देखिए FADH2 डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब FADH2 ने क्या किया, FADH2 किसमें ब्रेक हो गया, FAD+2H में, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पर गए इस थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास गए, अब क्या हुआ, साइटोक्रोम बी बना, ठीक है। ये जो बी है ये साइटोक्रोम बी है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास गए। साइटोक्रोम बी के पास जाने के बाद ये फिर साइटोक्रोम सी के पास चले गए, ये C1 है, ठीक है। पहले साइटोक्रोम बी के पास गए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए थे,
ठीक है। फिर ये साइटोक्रोम बी के पास चले गए, फिर साइटोक्रोम C1 के पास चले गए। इसको कई बार बोला जाता है साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये यहाँ चले गए। अब क्या हुआ, आपको पता था कि Fa2H2 Fad प्लस 2H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। ये 2H पॉजिटिव, जैसे ही ये B से C1 में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है, B से C1 में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए, यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ चला गया, यहाँ माइग्रेट हो गया। जिस तरीके से यहाँ माइग्रेट हुआ था ना 2H पॉजिटिव इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, ये इस तरह H पॉजिटिव यहाँ माइग्रेट हो गया। अब क्या हुआ, अब ये बस हमको जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये घुमाते रहने हैं, क्योंकि क्या है, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, एनर्जी क्या है, लूज होती जा रही है, ठीक है, निकल रही है। अब ये C1 से साइटोक्रोम C के पास चला गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, साइटोक्रोम C के पास चले गए, उसके बाद साइटोक्रोम A, ठीक है, और साइटोक्रोम A3 के पास चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये A3 के पास गए, ठीक है, यहाँ पे क्या थे, 2H पॉजिटिव थे, किसके पास, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के पास। ये यहाँ से इस तरीके से 2H पॉजिटिव यहाँ निकल गए, ठीक है। तो अब 4 कॉम्प्लेक्स तो हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्स आपके हो गए। उसके बाद आपको पता है एक टर्म आती है P, प्रोटीन ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, या प्रोटोन मोटिव ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट फोर्स ही बोला जाता है इसको। आप देखिए आपके पास प्रोटॉन 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 इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ इतने सारे प्रोटॉन इकट्ठे हो गए। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट फोर्स बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 5 की, जो कि ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं था, ये अलग से था, ठीक है। ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स 5 है, जिसके पास F0 और F1 पार्ट होता है। ये F0 पार्ट है, ठीक है। F पार्ट कौन सा है, ये जो है आपका रॉड टाइप, और ये जो गोल गोल है ये F0 पार्ट है। अब होगा क्या इसमें, आपको पता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बन गए, इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे ये 2H पॉजिटिव इसके अंदर एंटर होंगे, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर एंटर हुए, ADP प्लस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गए, ATP में, ओके। ADP प्लस फॉस्फेट ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 2H पॉजिटिव एंटर कर गए, और ये 2 पॉजिटिव एंटर करने के बाद क्या होंगे, हाफ ऑक्सीजन और 2H पॉजिटिव मिल जाएंगे, ठीक है। हाफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको बताया कि सेल के पास ऑक्सीजन तो है ही, ठीक है, सेल के पास ऑक्सीजन है, और H पॉजिटिव के साथ मिलकर ये बना देंगे H2O, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये कहाँ गए भाई, ये तो आपको पता है कि यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए। जैसे ही वो A3 के पास आए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, आपको पता था कि ये 2H पॉजिटिव यहाँ चले गए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन, 2 इलेक्ट्रॉन थे ना ये जो, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। इसके साथ मिलकर यहाँ पे 2H पॉजिटिव ये H2O रिलीज कर देंगे, और इसी तरीके से हमारी यहाँ पे देखिए ATP जनरेट हो गई। तो यही था आपका क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की इंटरेक्शन हुई, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बनता गया, H पॉजिटिव इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में इकट्ठे होते गए, और इनकी कंसंट्रेशन कुछ इस हद तक बढ़ी कि लास्ट जो आपका जो कॉम्प्लेक्स था, 5th कॉम्प्लेक्स, वहां पे ये एंटर कर गए, ठीक है, और ADP प्लस फॉस्फेट के साथ जुड़कर ATP बन गया, और ये जो 2H पॉजिटिव थे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और वाटर बन गया, और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है। तो यही था आपका किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। यही आपकी मैंने थ्योरी में बताया है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 किस तरीके से जनरेशन ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ATP सिंथेसिस और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो आपका एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बस थ्योरी है, कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं। जिस तरह नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ब्लड ग्लूकोज की अगर बात करें, तो अगर फास्टिंग की बात करें, नॉर्मल फास्टिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, 12 आवर्स आफ्टर मील इज 70 to 105 mg per 100 ml, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ दिस नॉर्मल ब्लड लेवल
ऑफ ग्लूकोज इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, यही हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता रहता है, ठीक है। जो कौन रिलीज करता है? बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लेगरंस इन पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में ही बेसिकली ये सेल्स होते हैं आपके बीटा सेल्स, और ये रिलीज करते हैं इंसुलिन जो आपके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म है हाइपरग्लाइसीमिया। इसका क्या मतलब होता है कि आपके अगर ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ जाए, ठीक है, नॉर्मल से बढ़ जाए, हाइपर हो गया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, ये डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें, इसका हाइपो का मतलब क्या हुआ? लो, ठीक है, डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल बिलो नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। उसके बाद ग्लाइकोजूरिया है, इसके बारे में क्या है? द एक्सक्रीशन ऑफ डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन। अगर आपके यूरिन में बहुत ज्यादा शुगर बनने लग जाए तो ग्लाइकोजूरिया बोलते हैं उसको, ठीक है। उसी तरीके से डायबिटीज मेलाइटस, ये तो टॉपिक मैंने पहले से ही पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं कि पॉलीयूरिया क्या है? इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, ठीक है। पॉलीडिस्पेजिया क्या है? इंक्रीज इन थर्स्ट, आपको बहुत सारी प्यास लगने लग जाए। तो ये सारे सिम्टम्स बेसिकली क्या है? ये डायबिटीज में देखे जाते हैं, ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो उनका इलाज कैसे करा जाता है? आप उनको इंसुलिन दीजिए या फिर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स दीजिए। तो ये चैप्टर वैसे हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया। थैंक यू।